संविधान की क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है और आज हमारा जो टॉपिक है वह है संविधान सभा और उसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे वह कौन-कौन से हैं। सबसे पहले तो संविधान सभा का दोहरा कार्य है, वह भी मैं समझाऊंगा कि संविधान सभा के दो कार्य क्या-क्या थे। फिर हो गया उसकी तिथियां, यानी कि संविधान सभा का गठन से लेकर और संविधान सभा की अंतिम बैठक तक क्या-क्या चीजें हैं, तिथियां हैं, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके बाद जो संविधान सभा है उसके कौन-कौन से सत्र थे और उन तिथियों के अंतर्गत कहां पर संविधान को पहली बार प्रस्तुत किया गया और संविधान का पाठन जो है वो कब-कब किया गया, अंतिम बार कब उसे पढ़ा गया। ये भी एग्जामों में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा संविधान जो है उसके भाग कितने हैं और अंत में है संविधान के निर्माण का कार्य बहुत ही जटिल था और उसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। अब एक-एक करके इसके आधार पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमने या इसके अंदर जो चुना हुआ है वह है संविधान का जो सबसे पहले दोहरा कार्य है। उसके बारे में देखते हैं क्या बिंदु है। देखिए, ये जो वर्ड है हमने यूज किया दोहरा कार्य। अब इसको पहले समझ लेते हैं। तो हमारी जो संविधान सभा थी, उस वह संविधान सभा न केवल हमारे संविधान निर्मात्री निकाय के रूप में कार्य कर रही थी, बल्कि एक उसका दूसरा कार्य था, वह था कि सामान्य कानून बनाने वाली विधायी निकाय के रूप में कार्य करना। तो लिख देता हूं मैं इसको। संविधान सभा न केवल संविधान निर्माता निकाय के रूप में कार्य कर रही थी, बल्कि वह आम या सामान्य कानून बनाने वाली विधायी निकाय के रूप में भी कर्तव्य निभा रही थी। इंपॉर्टेंट चीज है, जहां कहीं भी विचारणीय सवाल आएंगे उसके लिए जरूरी है इन दोनों चीजों के अंदर वर्गीकरण को स्पष्ट समझना। अब ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जरा इसका मैं यहाँ पर देखता हूं। एक तो हमारा ये हो गया संविधान निर्माता और निकाय के रूप में, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। दूसरा हो गया विधायी निकाय। विधायी निकाय का तात्पर्य हो गया, बिंदु है हमारा सामान्य कानून बनाने वाली। ठीक है, इन दो कार्यों के साथ ही इसने अपना संचालन किया। अब ये आवश्यक क्यों पड़ा? क्योंकि संविधान निर्माता तो हम चर्चा करेंगे ही, अब ये सामान्य कानून बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, जिसके अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई ब्रिटिश संसद के द्वारा, और साथ ही साथ ये प्रावधान किया गया कि जब तक भारत अपना स्वयं का संविधान नहीं बना लेता, तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार देश की व्यवस्था का संचालन होगा। तो इसका मतलब है कि उसमें यह प्रावधान किए गए कि कुछ परिवर्तन करके भारत की व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर तो दोहरे रूप में भारत के लिए आम कानून बनाना, एक तो ये कार्य हो गया। अब इस रूप में क्या था, देखिए इस रूप में ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि इस तिथि के बाद, और ये तिथि में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का गठन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा, यह आम कानून बनाने के लिए अलग बैठक करने लगी, अलग बैठक करने लगी। तो 15 अगस्त के बाद क्या हुआ कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा विधायी कार्यों के लिए कानून बनाने लगी, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा अंतरिम संसद बन गई। संविधान सभा अंतरिम या अस्थायी संसद बन गई। ये ध्यान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्यभार 1952 में पहली संसद के गठन होने तक निभाया। तो हम यहां पॉइंट लिख लेंगे, 1952 में पहली संसद के चुने जाने तक, क्योंकि देश में पहले आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ, तो 1952 में पहली हमारी चयनित संसद का गठन हुआ, पहली लोकसभा का गठन तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद का कार्यभार संभाले रखा। अस्थायी संसद का कार्यभार संभाले रखा।
संभाले रखा। ये ध्यान रखना है। तो तिथि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट आ गई? तिथि आ गई 1952 में। तो देश की पहली लोकसभा और देश की पहली राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। तब तक देश के अंदर अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्यभार संभाला। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं इसके। क्या तथ्य हैं? वह तथ्य हैं कि पहली बैठक का आयोजन कब हुआ। तो यहां पर लिखते हैं विधायी कार्य के निर्वहन के लिए संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 17 नवंबर 1947 को किया गया। और ये जो वर्गीकरण था जिसमें हमने कहा संविधान सभा दो कार्य कर रही थी, एक तो संविधान का निर्माण और एक देश के लिए आम कानून बनाना और लागू करना। तो यह वर्गीकरण कब शुरू हुआ था? यह वर्गीकरण की पहली बैठक जो है वह हुई थी 17 नवंबर 1947 को। और यह वर्गीकरण समाप्त कब हुआ? यह वर्गीकरण 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया और इसलिए यह वर्गीकरण भी समाप्त हो गया। अब जिस दौरान संविधान सभा देश का आम कानून बनाने के लिए बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो यहां पर लिखते हैं हम संविधान सभा जब विधायी कार्यों के लिए बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव, तो संविधान सभा की अध्यक्षता जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है, क्योंकि यही ज्यादा लिखा जाता है तो मैं उसी को लिख देता हूं। जीवी मावलंकर करते थे। ये हो गया हमारा ए वाला हिस्सा। और जब संविधान सभा कार्य करती थी संविधान निर्माता निकाय के रूप में, उस समय अध्यक्षता करते थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो एक बार मैं इसका सारांश आपको कर देता हूं ताकि चीजें मन पटल पर जम जाए। तो संविधान सभा जब संविधान निर्माता निकाय के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यह संस्था
जब यह संस्था विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी, निकाय का कार्य करती थी। विधायी निकाय में आप संसद की बात जब करते हो तो संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना संविधान के अनुसार। वही विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो संविधान सभा करती थी। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। यह हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट जो है, जो हम पढ़ रहे थे। तो आज टॉपिक में क्या था? पहला था कि दोहरा कार्य, वह कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अगला वाला हिस्सा, वह है इसकी जो प्रमुख तिथियां हैं वह कौन कौन सी है। तो अब हम करते हैं कि संविधान सभा की तिथिवार बैठकें। तो संविधान सभा जो है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि संविधान सभा की कुल 11 बैठक आयोजित की गई और वह बैठक जो है 165 दिन तक चली थी। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं उनको कर लेते हैं और इन्हीं से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में सवाल आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो है 6 दिसंबर 1946। अब यह तो आपको ध्यान होगा ही कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव का आयोजन कराया गया और देश में जितने भी प्रांत थे वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने चुनकर संविधान सभा के सदस्यों को भेजा और इस प्रकार से जो संविधान सभा बनी चयनित सदस्यों की, उसका गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। तो यहां पर लिखेंगे हम संविधान सभा का गठन। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसलिए है कि यह सवाल केवल इसी रूप में आएगा कि इसका गठन कब हुआ। तो सॉरी, तो गठन इसको हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसका गठन कब हुआ। अब उसके बाद दूसरी तिथि आती है 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम बैठक का आयोजन ये हो गया पॉइंट। अब प्रथम बैठक का जब आयोजन हुआ तो इसके अंदर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह जो परंपरा है बनाया गया और यह फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए बनाया गया। इनको जो बनाया गया वो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार यह अपनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर यह परंपरा है कि किसी भी सदन की जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता उसका सबसे वरिष्ठ और सबसे बुजुर्ग सदस्य करता है। तो यदि ये क्वेश्चन आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के तौर पर बनाने के पीछे जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है,
तो फ्रांस से प्रेरणा ली गई है। और एक और रुचिकर बात है, जब संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया तो अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने शुभकामनाएं संदेश भेजे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है और इन संदेशों को सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पढ़ा। तो इनको मैं यहाँ भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि किन चीजों पर फिलहाल हमें ज्यादा ध्यान रखना है और याद किन किन को करना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो इसके अंदर कई चीजें हैं, जैसे प्रथम बैठक, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है और सच्चिदानंद सिन्हा को ध्यान रखना है, फ्रांसीसी परंपरा को भी ध्यान रखना है। फिर हम 3 देशों की जिनकी बात मैंने आपको करी वह भी देखते हैं। तो अगला पॉइंट हो गया हमारा अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में, अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन तथ्य तो महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया ने शुभकामना संदेश भेजे जिन्हें संविधान सभा में पढ़ा गया, जिन्हें संविधान सभा में पढ़ा गया। तो अध्यक्ष हो गए और जो तथ्य थे सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हो गए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किसने किया, क्योंकि ये 9 तारीख को पहली बैठक हो रही थी। तो जब सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में अध्यक्ष होने के नाते प्रस्तुत किया गया, तो ये संबोधन जो है जेबी कृपलानी ने किया। तो इसीलिए इनका नाम आएगा। संविधान सभा को पहली बार जेबी कृपलानी ने संबोधित किया। ये संबोधन मैंने बता दिया आपको कि ये संबोधन जो है इंट्रोडक्शन था सच्चिदानंद सिन्हा का। और इनके बारे में आप ये भी पढ़ोगे कि भारत के अंदर जो मौलिक अधिकारों से संबंधित अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने एक उप समिति बनाई थी मौलिक अधिकारों पर, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो इनका नाम वहां पर भी आएगा। अन्य तथ्य महत्वपूर्ण कौन से हैं इसी तारीख को? अब अध्यक्ष हो गए तो एक आवश्यकता थी उपाध्यक्ष की। तो पहले उपाध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह बने एक आंग्ल भारतीय जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर वाली बैठक के बारे में। आज भी यदि हम अपनी लोकसभा जो हर 5 वर्ष में गठित होती है, तो उसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं उनको कहा जाता है अस्थायी या फिर एडहोक, क्योंकि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो तब लोकसभा की कार्रवाई का संचालन लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य ही करते हैं। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही। अगली जो तिथि है इंपॉर्टेंट, वो होगी 11। तो अगला हो गया हमारा 11 दिसंबर। तो 6 दिसंबर हो गया, 9 दिसंबर हो गया, अब है 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ? इस दिन जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। स्थायी अध्यक्ष चयनित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके अलावा जो उपाध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव हुआ, यानी कि फ्रैंक एंथनी और सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे, उन्हें वह अपने पद से हट गए और उनकी जगह पर ये स्थायी बने। कौन थे इसके अंदर? तो इसके अंतर्गत नाम आता है H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी, हरेंद्र मुखर्जी इसके पहले उपाध्यक्ष और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाद में जब, ये भी ध्यान रखना आपको, याद रखें, जुलाई 1947 को V.T. कृष्णाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी, तो हमारा उत्तर होगा 2। तो एक तो हरेंद्र मुखर्जी और दूसरे हैं V.T. कृष्णाचारी। तो वेंगल कृष्णाचारी थे, मैं लग जाता है कृष्णाचारी। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि एक और नाम आएगा और वह नाम आएगा, यहाँ पर एक और नाम संविधान सभा में आएगा, T.T. कृष्णाचारी। तो ये कौन होंगे? इनका नाम आएगा प्रारूप समिति के लिए, प्रारूप समिति में नाम आएगा। ठीक हो गया? इस चीज का अवश्य आप लोग को ध्यान रखना है। फिर आ गया अगला पॉइंट हमारा कि अगली जो तिथि आएगी उसके अंदर वो आएगी हमारी 13 दिसंबर। और एक चीज और मैं बता दूं, वो पॉइंट को फिर ध्यान कभी, हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको सामने एक नाम और आएगा T.T. कृष्णाचारी का, तो ये V.T. है और ये T.T. है। अब H.C. मुखर्जी का जो नाम है, ऐसा ही एक और नाम आएगा आपके लिए, S.N. मुखर्जी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस में आया था कि उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर शिवनाथ सेन मुखर्जी आएंगे और ये कौन थे? ये थे संविधान के प्रमुख प्रारूपकार, यानी कि ड्राफ्टमैन, प्रारूपकार। इसका मतलब होता है कि जो संविधान लिखा गया है उसे कानूनी भाषा में लिखना, उसे ऐसा बनाना कि उसे पढ़ने पर स्पष्ट हो कि ये कानून से संबंधित है। तो जब संविधान बन गया तो उस संविधान को इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको इस रूप में इंटेलिजिबल बनाया। तो जब ये नाम आते हैं कृष्णाचारी, तो टीटी और वीटी आएगा, H.C. मुखर्जी का नाम आएगा और S.N. मुखर्जी का। इस तरीके से हम इन दोनों को अलग करके यदि ध्यान रख लेंगे इसी टाइम पर तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम क्वेश्चन जो है गलत कराते हैं। अब आते हैं अगली तारीख पर, और वह कौन सी है? वह हमारी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? वह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ही कर लेते हैं, उद्देशिका की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
उद्देशिका प्रस्ताव क्या था, इसको भी देख लेते हैं। भाई, उद्देशिका प्रस्ताव का महत्व यह है कि यही आधार बना संविधान की प्रस्तावना का। तो इसने कई चीजों को स्पष्ट किया और यह बताया कि भारत जो है एक सार्वभौमिक गणतंत्र बनेगा। तो जो हम प्रस्तावना की भाषा देखते हैं कि संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत है, तो उसके बारे में चर्चा जो है वह हमें उद्देश्य प्रस्ताव में मिलती है। तो इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि हमारे संविधान का वो प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक हो गया। और दूसरा काम क्या हुआ, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बी.एन. राव, पूरा नाम भी ध्यान रखना, बेनेगल नरसिंह राव, ये कानूनी मामले के विद्वान थे और इनके विद्वता को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बर्मा या आज म्यांमार जो कहलाता है, वहां के प्रधानमंत्री ने नामांतरित करा बर्मा के संविधान को तैयार करने में। तो उन्होंने बर्मा के संविधान को तैयार करने में भी भूमिका निभाई, अर्थात दो देशों के संविधान के निर्माण में इनका योगदान रहेगा। इसके अलावा ये आईएएस ऑफिसर थे और अंग्रेजों ने नाइटहुड का मतलब है अंग्रेज सरकार ऐसे व्यक्ति को अपने नाम से पहले सर शब्द की उपाधि का प्रयोग करने की अनुमति देते थे, तो उस मामले में भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है नीदरलैंड में और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है, उसमें पहले भारतीय न्यायाधीश के रूप में यही चुने भी गए। इसके साथ साथ ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि भी बनकर गए। और इनके योगदान को इस रूप में देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ने इनके योगदान को ये कहते हुए सराहा है कि सही रूप में संविधान के निर्माण में जो योगदान है वो बी.एन. राव का है। बी.एन. राव ने जो संविधान तैयार किया था उसी पर विचार करने के लिए ही बाद में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो संविधान को सही मायने में तैयार करने का श्रेय जो है वो बेनेगल नरसिम्हा राव को ही जाता है। तो ये इसके बने, ये क्या चुने गए, बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुने गए, सलाहकार नियुक्त हुए। और इनके बारे में मैं लगे हाथ को पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। बी.एन. राव का पूरा नाम का सवाल एनडीए के एग्जाम में आया, तो इनका योगदान किस रूप में है, इनका योगदान इस रूप में है कि बर्मा उस समय, क्योंकि बर्मा था, वर्तमान में म्यांमार देश में म्यांमार के संविधान निर्माण में योगदान दिया। इनकी वित्तता से प्रभावित होकर बर्मा के प्रधानमंत्री ने इनको आमंत्रित किया था और इन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया था। ये पॉइंट हो गया। फिर हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें दुनिया भर से
15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कहाँ पर है? हेग। और हेग जो शहर है ये पड़ता है नीदरलैंड में, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। में चुने गए पहले भारतीय न्यायाधीश बने। भारतीय न्यायाधीश। इसके अलावा इन्होंने और क्या पदभार संभाला? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने पदभार संभाला। यूनाइटेड नेशन, जिसे दुनिया की पंचायत या फिर जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। तो जब संविधान के प्रारूप पर चर्चा हो रही थी तो उसे सुनने के लिए भारत में उपस्थित नहीं थे। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, नियुक्त हुए, और इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई। ये परीक्षा में आईएएस की परीक्षा में पास हुए थे, जिसको उस टाइम कहते थे आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा। तो भारतीय सिविल सेवा में चयनित, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है, भारतीय सिविल सेवा में चयनित, यानी कि विलक्षण थे, प्रतिभाशाली थे, में चयनित, और नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने इन्हें प्रदान करी थी। उपाधि प्राप्त की किससे? अंग्रेजों से। जैसे कि आप पढ़ते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि वापस कर दी जलियांवाला बाग के विरोध में। इसी तरीके की उपाधि जो है इनको भी प्रदान की गई। यह है। अब इनका असली योगदान जो है वो भारत के संविधान में है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो फरवरी 1948 में इनके द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप का मतलब है मसौदा या ड्राफ्ट। प्रारूप लिख लीजिए या फिर मसौदा लिख लीजिए, या इंग्लिश में ड्राफ्ट, मसौदा, या फिर हम ड्राफ्ट भी लिख देते हैं। ड्राफ्ट को संविधान सभा में पढ़ा गया। और इन्हीं के द्वारा तैयार संविधान के मसौदे पर विचार करने के लिए और उसे आकार प्रदान करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन हुआ, जिस 7 सदस्यीय समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो इन्होंने जो कुल 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में थे, उनमें से 243 अनुच्छेद, 200 किसमें से? 395 में से 243 अनुच्छेद संविधान में जोड़ दिए थे। तो बाकी बचे हुए जो थे उनको फिर बाद में प्रारूप समिति ने दिए गए थे। तो सही मायने में अगर हम देखें तो संविधान के प्रारूप को इन्होंने ही पूरी तरह तैयार कर दिया था। यहां पर पॉइंट हो गया। फिर आगे अगला पॉइंट इसमें 29 अगस्त, वो आगे भी चर्चा करेंगे। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति ने बी.एन. राव
के द्वारा तैयार संविधान को आकार प्रदान किया, संविधान को आकार प्रदान किया और उसमें कुछ संशोधन किए, आकार प्रदान किया। ये महत्व है BN राव का। अब अगली तिथि जो है वह देखते हैं। अगली तिथि जो है वो है 22 जनवरी 1947। इस दिन ये महत्व है कि जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। तो उद्देश्य का प्रस्ताव जो है, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको स्वीकार किया गया। और इस तरीके से इसमें जो शब्द थे वह कौन से हैं? शब्द जैसे संप्रभु, सर्वशक्तिशाली, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, जो ये शब्द आते हैं वह शब्द जो है वह प्रस्तावना में हिस्सा है और प्रस्तावना का आधार जो है वो उद्देश्य का प्रस्ताव को ही माना जाता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। फिर तिथि आती है 22 जुलाई की, 22 जुलाई 1947। इस दिन इतना हुआ कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसका मतलब है कि जो वर्तमान के अंदर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो अनुपात है 3:2 का अनुपात होगा, उसमें 3 रंग होंगे, तिरंगा होगा और 3 रंग होंगे, बीच में अशोक चक्र होगा जिसमें 24 तिल्लियां होंगी, अशोक चक्र। ये जो स्वरूप था, इस स्वरूप को 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के समय पर जो तिरंगा फहराया गया था उसमें बीच में चरखा था, उसकी जगह पर इसमें एक चक्र जोड़ा गया। और ये जो स्वरूप है इसे तैयार करने का श्रेय आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी को जाता है, जिनका चुनाव मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था और उनका नाम है पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि कब अपनाया गया। तो इस स्वरूप को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। यह हो गया। इसमें पिंगली वेंकैया जो है ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद अगली तिथि जो आती है वह तिथि आती है हमारी 29 अगस्त की। 29 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हो गया और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। तो उसके बाद जो है, जो हमारी संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 389 से घटकर रह गई 299। तो इसलिए अब पुनर्गठन यानी कि संविधान का भावी स्वरूप देने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता थी और इसी क्रम के अंदर ये 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप
या फिर मसौदा या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन हुआ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसका महत्व क्या था? इसके महत्व को आप ऐसे समझेंगे कि संविधान सभा की 11 सत्रों या बैठकों में 165 दिन चर्चा हुई। ठीक है। और इन 165 में से, इन 165 दिनों में से जो कुल बैठक हुई में से 114 दिन 114 दिन प्रारूप पर चर्चा हुई या इनके लिए व्यतीत हुआ। पर चर्चा में समय व्यतीत हुआ। इसका महत्व समझ में आ गया कि टोटल बैठकों में से जो 165 दिन हो रही थी, 165 दिनों में से अकेले जो है इसके ऊपर चर्चा 114 दिन हुई। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समितियां अगर हम कहेंगे, कुल 22 समितियां बनी थी संविधान के सभा के द्वारा संविधान निर्माण के संबंध में। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति इसलिए हो गई क्योंकि इसने सर्वाधिक दिनों तक इसी पर समय व्यतीत किया। अब इसका कार्य क्या था? हमने कहा यह समिति का गठन हुआ, तो इंपॉर्टेंट चीज है इसका कार्य क्या था। कार्य था बी.एन. राव के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। तो यहां फिर इनका नाम आ जाता है, यानी कि अंततः इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली थी बी.एन. राव ने। तो इनका काम उस तैयार मसौदे को और संशोधित करके एक नया आकार और नई चीजों को, जैसे अनुच्छेदों को जोड़ने का काम था। अब आते हैं इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था। तो इसमें चयन, जब हम कह रहे हैं प्रारूप समिति जो है उसमें 7 सदस्य थे, आगे मैं उनके नाम भी लिखूंगा। तो इनका चयन कैसे होता था या किस प्रकार से हुआ, तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के अंदर आंशिक रूप से चयनित, वही सेम बात जो हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था कि संविधान सभा के अंदर जो 389 सदस्य थे उनमें से 296 का तो चुनाव हुआ और चयन किया गया, यानी कि निर्वाचन के द्वारा। और जो 93 सदस्य थे जो कि रियासतों से आते थे, वह नामित किए गए रियासतों के शासकों के द्वारा नॉमिनेटेड थे। तो आंशिक रूप से चयनित और आंशिक रूप से नामित, सेम इसमें भी है। आंशिक रूप से चयनित और आंशिक रूप से नामित। अब इसको भी हम पढ़ेंगे कि इसका तात्पर्य क्या हो गया। तो एक तो हो गया चयनित
और दूसरा हम फिर लगे हाथ उसी स्वर में हम नामित भी कह रहे हैं। इसको मैं अभी समझाता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, जब हम कुल सदस्य संख्या देखेंगे तो उसी में मैं आपको ये लिखवा दूंगा। सदस्य एक तो संख्या हो गई, तो संख्या जो थी वो थी 7। अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। अन्य सदस्य यानी कि 6 सदस्य कौन कौन से थे? अन्य सदस्य, अब नाम लिख देता हूं मैं उन सबके, जैसे गोपाल स्वामी, अयंगर, नाम आप लोग को याद रखने हैं। अल्लादी, कृष्ण स्वामी, अय्यर, अय्यर। तीसरे जो थे K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर तो ये जितने भी सदस्य हैं, अब चौथा और नाम लिख देता हूं। मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, सादुल्ला। ये चारों के चारों जो हैं ये तो चयनित हैं। यहां पर लिख देता हूं और इनको नीचे ले आता हूं। ये चारों के चारों जो हैं ये हो गए चयनित, और यह भी हो गए चयनित। अब जो बाकी 2 सदस्य हैं यहां पर, 2 का मतलब इसमें 6 में से, इनके अंतर्गत नाम आता है माधव राव। तो जो माधव राव थे ये K.L. मित्तर, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। K.L. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद, नामित हुए। तो यहां वर्ड आ जाएगा नामित होना के बाद नामित। तो एक तो ये हो गए नामित हुए। तो नामित को मैं ऐसे ही कर देता हूं, ये वाला। तो माधवराव हो गए, और छठे नंबर पे जो आगे, वह आगे जो मैंने कहा था वीटी कृष्णमाचारी जो थे, वह तो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे जुलाई 1947 में। तो उनका नाम तो था वीटी कृष्णमाचारी। इनका नाम है टी कृष्णमाचारी। ये किसकी जगह पर आए, ये भी नामित हुए। तो यह डीपी खेतान जो सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जगह पर ये नामित हुए। डीवी खेतान की मृत्यु के कारण पद रिक्त हुआ था, ये रहा हमारा टोटल इसके अंदर जो सदस्यों के बारे में। तो यहां पर हमने अभी हम तिथियों पे ही चल रहे हैं, तो अभी तिथि को आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो 29 अगस्त होगी,
उसके बाद अगली जो तिथि आएगी वो आएगी 16 मई 1949। 16 मई 1949। अब 16 मई 1949 को क्या हुआ कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे, इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और पारित हो गया। मैं समझा देता हूं मैं क्या है। भारत राष्ट्रमंडल समूह का सदस्य बना रहे, इस आशय के प्रस्ताव, इस आशय के प्रस्ताव पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया, पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया, किया गया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा विवादित हुआ। कारण क्या है? यह है कि राष्ट्रमंडल जो है वह उन देशों का समूह था जो देश ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश के शासक को अपना मुखिया मानते थे। और जब 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा, जिसका मुखिया जो है जन चुना गया राष्ट्रपति होगा। परंतु राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता के लिए यह शर्त थी। तो इस शर्त को देखते हुए अंग्रेजों ने अप्रैल 1949 में घोषणा करी, जिसे कहते हैं लंदन घोषणा। यह घोषणा राष्ट्रमंडल देशों के लिए आयोजित समारोह में ये की गई कि जो भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है वह राष्ट्रमंडल के सांकेतिक मुखिया के रूप में ब्रिटेन के शासक को माने, अन्यथा वास्तविक रूप में वह अपने शासक को ही मुखिया मान सकता है। यानी कि राष्ट्रमंडल ने ये विकल्प जो है देशों को दे दिया, अपने सदस्य देशों को, राष्ट्रमंडल की लंदन घोषणा। यहां राष्ट्रमंडल का मतलब गुट की बात है, एक समूह की बात है। राष्ट्रमंडल की लंदन घोषणा में यह प्रावधान किया गया, घोषणा में यह विकल्प दिया गया जो अप्रैल में हो गया, अप्रैल 1949 में, कि संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु मतलब जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हो, जिस पर कोई प्रभावित ना करे और उसको सजा देने का भी अधिकार हो। तो संप्रभु राष्ट्र भी सदस्य रह सकते हैं, और जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इससे हमें राजनीतिक और आर्थिक लाभ होगा इस समूह में जुड़े रहने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब ये अप्रैल 1949 में राष्ट्रमंडल की लंदन घोषणा हो गई तो उसमें इस विवाद को विराम लग गया कि भाई राष्ट्रमंडल में सदस्य होने पर हमें ब्रिटेन की महारानी को अपना मुखिया मानना होगा। इसलिए प्रस्ताव जो है इसकी पुष्टि होगी और ये पारित होगी। ये हो गए हमारे। अब इसके बाद है फिर 26 नवंबर, और इससे पहले 14 नवंबर को हुआ, 14 नवंबर 1949। इस दिन जो है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। ये वैसे अलग विषय है कि हम अपने हिंदी को किस रूप में देखते हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। इसका महत्व केवल इतना है कि इस उपलक्ष्य में, यानी कि इसको
ये अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 14 नवंबर को 14 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहां पर इसको पॉइंट को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दूसरा है, चर्चा बाद में करेंगे, आज हमारा विषय नहीं है। तो इसको राजभाषा के रूप में अपनाया। हालांकि ये ध्यान रखना है, भारत सरकार की अनुमोदित कोई भाषा नहीं है और राज्यों को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य भाषा घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पर सरकार जो है काम करती है और हिंदी समितियां भी हमारी संसद में बनी हुई है, जिसमें से एक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और दूसरे की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। ये हो गया 14 नवंबर। उसके बाद आती है अगली तिथि 26 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट हो गया, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या है? संविधान को अपनाया गया। संविधान लागू अपनाया गया। और ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इस दिन आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, संविधान को लागू किया गया। समझते हैं इसको, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है। तो जो हमारे 16 अनुच्छेद थे संविधान के अंतर्गत, ये अनुच्छेद जो है 16 लागू हुए। टोटल कितने थे? 395। तो 395 में से 16 अनुच्छेद इसी समय पर जब संविधान को अपनाया गया तो वो लागू हो गए। क्यों? क्योंकि यह बहुत जरूरी थे। यह नागरिकता से संबंधित और देश के राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित और निर्वाचन से संबंधित थे। तो इसलिए इस दिन जो है हमने 16 अनुच्छेदों को इस दिन लागू किया। वह कौन कौन से थे? तो 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये तो नागरिकता से संबंधित है, याद रखने आप लोगों को, मैं सूची दे देता हूं उसमें। तो हमने एक तो ये किया, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद 60, ये शुरुआत में नागरिकता, और 60 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति की शपथ से। आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे पहले राष्ट्रपति जो चुने गए वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पदभार संभाला। परंतु यह भी तो आप जानते होंगे कि हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका गठन जाकर हुआ 1952 में। यानी कि 1950 से लेकर 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष थे। जबकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं वह लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य, जबकि उनका गठन ही 1952 में हुआ। तो आवश्यकता थी
कि उससे पहले राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जब वो नियुक्त होंगे तो उन्हें शपथ का प्रावधान भी लागू किया जाए। इसके अलावा 324 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर है 366 और 367। अब इनको याद भी करते हुए चलेंगे। फिर आ गया अगले जो हैं वह आ गए 379, सॉरी, फिर आ गया 380, 388, फिर आगे 391, 392, 393। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक है 394। इस तरीके से 16 अनुच्छेद जो है वह आंशिक रूप से लागू कर दिए गए। फिर आती है 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 जो है, इस दिन क्या हुआ, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन निर्विरोध हुआ। किस रूप में? देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर। और जबकि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद करती है, तो इसका उत्तर ये होगा कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी संविधान सभा एक अंतरिम संसद, अस्थायी संसद के रूप में काम करने लगी थी, जिसकी वजह से उसको यह अधिकार था कि वो कानून भी बनाए और राष्ट्रपति का चुनाव भी करे, इसलिए इनका चुनाव हुआ। इस प्रस्ताव को यानी कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के जो नाम था, वो प्रस्तावक कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इस पर इसके जो वो थे, जो अनुमोदक थे, वह थे अनुमोदक वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। स्पेलिंग को तो आप समझ सकते हो, वल्लभ में भय आएगा, तो वो आप उस चीज को अनदेखा करते रहिएगा, स्वयं भी लिख सकते हैं आप कौन सा सही हो। तो ये इनके बारे में इसका। इसके बाद आ गया 284 सदस्यों ने, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी हस्ताक्षर वाली बात की वजह से। तो टोटल जो सदस्य थे 299, उस दिन जो उपस्थित थे 284 थे। तो संविधान पर हस्ताक्षर हुए, ये ध्यान रखना है। कितने सदस्यों ने करे, यह भी ध्यान रखना है। 284 ने हस्ताक्षर किए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि 3 प्रतियां थी संविधान की, 3 प्रतियां संविधान की थी जिन पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन सी? एक हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई अंग्रेजी में, एक हस्तलिखित हिंदी में, एक
टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति, अंग्रेजी प्रति। तो 3 जो है 3 कॉपियां थी जिसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। अब इसमें हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य हैं उनमें क्या क्या पॉइंट आ सकता है? वह कर आ सकता है कि उर्दू में हस्ताक्षर, उर्दू में हस्ताक्षर अबुल कलाम आजाद और नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए वह थे मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। इनके बारे में क्या आएगा? देखो इनका नाम जो आता है, एक तो आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने गढ़ा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। इसके अलावा 1921 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो जिस प्रस्ताव को बाद में लाहौर के अधिवेशन में 1929 में अपनाया गया, उसकी शुरुआत जो है हसरत मोहानी ने। और एक गजल है चुपके चुपके, वह जो गजल है, एक गजल है, गजल चुपके चुपके रात दिन, चुपके, ये भी प्रसिद्ध गजल जो है इनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो इनका ये मानना था कि एक तो ये जो संविधान तैयार हुआ है यह पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ में उनका विश्वास नहीं जीत रहा है और ये केवल ढकोसला भर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान सभा जो है वह सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जो भी कारण हो इन्होंने मना कर दिया। अब संविधान सभा पे प्रथम हस्ताक्षर किसके थे? तो यदि हम देखें प्रथम हस्ताक्षर, प्रथम हस्ताक्षर जो करे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अंग्रेजी, प्रसाद ने अंग्रेजी और देवनागरी दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए, अंग्रेजी और देवनागरी में हस्ताक्षर किए। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस दिन हमने करी, यानी कि 24 जनवरी को। और अगला बिंदु जो है वह हो गया 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, निर्वाचन आयोग का गठन। और इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से 25 जनवरी को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई, मनाने की
शुरुआत हुई। इसके बाद है अंतिम 26 जनवरी को। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य को अपनाया गया, और क्या हुआ इस दिन? प्रस्तावना प्रभावी हुई। तो इस प्रस्तावना के बारे में अपनाने की बात हो गई, लेकिन प्रभावी होने की शुरुआत जो है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाएगा। फिर है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से, तो अस्तित्व में तो आ गया सुप्रीम कोर्ट कब? 26 जनवरी को, लेकिन 28 जनवरी 1950 से कार्य प्रारंभ किया। तो इसने 1937 में गठित फेडरल कोर्ट का स्थान लिया। ये हो गया हमारा 26 जनवरी। इसके अलावा 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना। तो इस दिन हमने भारत को गणतंत्र बनाने की घोषणा की। इस गणतंत्र को ही इंग्लिश में रिपब्लिक कह देते हैं। भारत रिपब्लिक बना। इसका तात्पर्य क्या है? गणतंत्र या रिपब्लिक, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष चयनित होता है उस देश को गणतंत्र कहते हैं। जहां राष्ट्र का मुखिया मां के पेट से पैदा होता है उसको जनतंत्र या फिर गणतंत्र नहीं कहते, उसको राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र और गणतंत्र में जो मुख्य फर्क है वह है कि राष्ट्राध्यक्ष यदि चयनित है तो ठीक है, और यदि राष्ट्राध्यक्ष आनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, मां के पेट से पैदा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मोनार्की या राजतंत्र। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में वर्तमान में चार्ल्स वहां का महाराज है, तो ब्रिटेन गणतंत्र न होकर राजतंत्र है। हालांकि वहां जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है, तो हम उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब हो गया जहां जनता सरकार का भी चुनाव कर रही है और जहां राष्ट्राध्यक्ष भी चुना जाता है। अगर हम कहते हैं लोकतांत्रिक राजतंत्र ब्रिटेन जैसा, तो वहां सरकार का चुनाव जनता और राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हेरिडिटरी या आनुवांशिक होता है। तो संविधान का सभा का जो सत्र हैं, ये संविधान सभा के सत्र जो हैं उनकी संख्या है 11 और दिन जो लगे इन बैठकों में, टोटल जो दिन लगे वो 165 लगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा समय जो है वह आवंटित किया गया प्रारूप समिति को, जो 114 दिन का था। अब देखते हैं कि सत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं सत्र की जो संख्या होगी वह, और सत्र संख्या, और यहाँ पर लिख देते हैं उसकी तिथि का मतलब हो गया, अब मेन तो हमारा वर्ष है
क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें वो सीधे ये पूछते हो कि बताइए कौन सी तारीख को हुआ, ये नहीं है। हाँ, एसएससी के एग्ज़ाम में ये ज़रूर है कि कौन सा सत्र कब आयोजित किया गया, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं, सत्र संख्या होगी पहला। जो पहली सत्र संख्या है, तो हम सभी ने पढ़ा भी था कि सबसे पहली बैठक जो हुई दिसंबर में हुई, 9 दिसंबर को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिसंबर 1946 पहली। दूसरा जो सत्र है, ये पहला हो गया। दूसरा जो सत्र है वह हो गया अब जनवरी 1947। और हमने पढ़ा भी था पिछली वीडियो में कि भाई 22 जनवरी 1947 को जो उद्देशिका प्रस्ताव है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसको अपनाया गया। तीसरा है हमारा अप्रैल मई 1947, अप्रैल मई 1947 को। चौथा जो सत्र है वह है चौथा जुलाई 1947। और हमने यह भी देखा था कि इस दिन जुलाई के बाद अगले में पांचवें में, पांचवा है अगस्त 1947। तो जरा मैं आपको रिवाइज भी करा दूं कि हमने 22 जुलाई को तो राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार करा, और हमने अगस्त महीने के अंदर हमने स्वीकार, अगस्त महीने में 29 अगस्त को हमने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने करी। फिर छठा जो है, छठा यह है जनवरी 1948। सातवां सत्र नवंबर 1948 से और जनवरी 1949 तक, जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र वह है मई से जून 1949। आठवां सत्र हो गया। फिर नौवां सत्र, नौवां सत्र होगा जुलाई सितंबर 1949, 1949। 10वां सत्र अक्टूबर 1949 और अंतिम 1949। और हमने यह तो पढ़ा ही था कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को अपनाया गया, तो लास्ट कौन सा होगा? 11वां। ये 11वां सत्र जो होगा वह होगा नवंबर 1949, 1949। इस तरीके से 11 सत्र का आयोजन किया गया। और 25 नवंबर 1949 यानी कि 26 जनवरी को अपनाया, उससे एक दिन पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को मतदान के लिए संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया और वह पारित हुआ। ये रही हमारे सत्र। अब जो पॉइंट दे रखा है वह दे रखा है कि संविधान के प्रस्तुतिकरण, यानी कि इस प्रारूप को पहली बार कब प्रस्तुत किया गया और इसका पाठन पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर ने कब किया। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ख़ास तौर से वनडे एग्जाम के अंदर जो एसएससी आदि के एग्जाम है उनमें पूछा गया, तो वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। प्रस्तुतिकरण, तो इसके प्रस्तुतिकरण के बारे में क्या करना है? तो पहली बार जो है 21 फरवरी 1948 को इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप को प्रस्तुत किया, और ये वो प्रारूप था जिसके बारे में हमने चर्चा करी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस पर विचार किया था
और इसको तैयार करने का श्रेय BN राव को था, परंतु प्रस्तुतिकरण संविधान सभा के सामने वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया। तो ये प्रथम था, यानी कि इसके प्रारूपों का पहला प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद अक्टूबर 1948 को इसका दूसरी बार इसका इस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। तीसरी बार जो है वह नवंबर 1948 को यह तीसरी बार प्रस्तुत किया गया, और इसी बार में पहली बार और अभी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा प्रारूप, संविधान के प्रारूप को पढ़ा गया। तो पहली बार जो इसका पाठन किया डॉक्टर अंबेडकर ने वो नवंबर 1948 को किया। उसके बाद फिर अगला जो पाठन है वह हो गया, ये जो था ये 4 नवंबर की घटना है। फिर 15 नवंबर 1948 को ये दूसरा पाठन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और उसके बाद 14 नवंबर 1949 को तीसरा और अंतिम पाठन किया गया। तीसरा पाठन, इसको मैं ऐसे कर देता हूं कि हमने 4 नवंबर को ये पहली बार पढ़ा गया, और ये दूसरा पाठन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि प्रस्तुतिकरण का भी सवाल आ चुका है। ये तीसरा पाठन, ये हो गया हमारा। तो पहली बार पढ़ा गया फरवरी को, दूसरी बार अक्टूबर 1948 को, और तीसरी बार जब पढ़ा गया तो उसी तीसरी बार जब इसको प्रस्तुत किया गया। ये ऊपर के हिस्से क्या है, प्रस्तुतिकरण। ये है प्रस्तुतिकरण किया गया, और यहाँ पर क्या किया गया, ये वाले हिस्से जो ये वाली तिथियां हैं यहाँ से ही, और इसको हम और बेहतर करें तो यहाँ से ही आ जाएगा। तो इसे पढ़ा गया। अब देखते हैं अगला कौन सा हमारा पॉइंट बचा है। फिर है संविधान के भाग। तो हमारे संविधान के जो भाग हैं, प्रारंभ में कितने थे और अब कितने हैं वर्तमान के अंदर, उनको देखते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं लिख ही देता हूं। तो भाग संख्या, और फिर देखते हैं शुरू में कितने थे और वर्तमान में क्या बढ़ गए, भाग संख्या, और फिर हम देखते हैं इसका विषय, यानी कि किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, और बेसिक चीज है, ये पता तो जरूर होनी चाहिए। इसको मैं फिर एक अलग बना देता हूं, एक और हिस्सा ऐसे, क्योंकि हमारे एक जगह पे ये आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको दोनों ही जगह कर देता हूं, और इसको हम इस तरीके से विभाजित कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ भी इस तरीके से, ताकि ये पूरी संख्या जो है हमारी आ जाए, और ये हमारा इसको अलग करने वाला हिस्सा होगा, इन दोनों को अलग, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। तो सबसे पहला जो भाग है, तो जो पहला वाला भाग, इसको हम प्रथम लिख देते हैं पहला।
तो पहले वाला भाग जो है इसमें जिक्र है भारत, और क्यों ना हम इसको थोड़ा छोटा ही कर लें, ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि ये तो इस हिस्से में तो बड़ा आएगा और इसे यहाँ कर देते हैं क्योंकि यही हमारे बड़े आएंगे। और इसको अगर हमने ऐसे भी लिख लिया, इनको हमने 1 2 भी कर दिया तो भी कोई बुराई नहीं है। चलिए ऐसे रखते हैं और इसको भी हम नीचे ही ले आते हैं इस तरीके से, और इसकी जरूरत नहीं है। चलिए ये पहला वैसे ही लिख देते हैं। तो जो पहला वाला भाग है संविधान का वो किससे संबंधित है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा है नागरिकता, नागरिकता। तीसरा जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और जो चौथा है वो है राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निदेशक, निदेशक, इन्हीं को कहते हैं DPSP। अब इसमें एक नया हिस्सा जो है जोड़ा गया संविधान में संशोधन करा करके, और वह हिस्सा जो है वह एक अलग हिस्सा जुड़ गया, इसका A, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। ये हिस्सा हो गया। वापस चलते हैं, जो अलग से जोड़े गए हैं उनको मैं ऐसे लिखता रहूँगा। पांचवा जो है ये केंद्र से संबंधित है, केंद्र सरकार। छठा जो है वो राज्यों से संबंधित है। सातवां जो है ये निरस्त हो गया, इसको ऐसे याद रखना, निरस्त। क्यों हुआ निरस्त? इसलिए हुआ क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो उस समय पर उन्होंने क्या किया, उस समय पर उन्होंने भारत के प्रशासन को 4 इकाइयों में बांटा, यानी कि 4 इकाइयों में बांटा उन्होंने। एक जो दे दिया, ये दे दिया जो भारतीय राज्य थे उनमें कर दिया। दूसरा उन्होंने कर दिया जो रियासतें थी, रियासतें, और इन्हें नाम जो दिया उसने, मैं वही लिख देता हूँ 1 2 ना करके ABCD। तो इन्होंने A में तो कर दिया जो भारत के प्रांत थे, B में कर दिया उन्होंने जो रियासतें थी, C के अंदर कर दिया मुख्य आयुक्त प्रांत, जिसको बाद में हमने यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश किया। मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी। और D में कर दिया उन्होंने अंडमान और निकोबार को। अब स्वतंत्रता के बाद ही हमारे यहाँ मांगे उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो हैं अब जिस समय वह जीतते थे उस आधार पर वो भारत के क्षेत्रों को एक साथ संबद्ध कर देते थे। तो इसलिए ये हुआ कि कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक के क्षेत्र के लोग, और तमिल बोलने वाले तमिलनाडु के, और मलयाली बोलने वाले केरल के, यह मद्रास प्रांत के अंदर ही थे। तो पुनर्गठन की मांग होने लगी। तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया फजल अली की अध्यक्षता में, और उसकी अनुशंसा पर जो पुनर्गठन हुआ वह हुआ 1 नवंबर 1956 को, और 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन। और इसके आधार पर देश के अंदर कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया। इसके आधार पर क्या हुआ, 14 तो राज्य बन गए और 6 बन गए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो हिस्सा था रियासतों का, इनका अस्तित्व जो है वो पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में भारत ने कदम बढ़ाया। तो इसलिए जो भाग B था उसका जो स्थिति थी वो चूंकि पूरी तरह समाप्त हो गई।
तो इसलिए भारत सरकार ने 7वें भाग को निरस्त कर दिया। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर है। इसके बाद है हमारा 8वां जो केंद्र राज्य हो गया संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश 90 के अंतर्गत जो है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित नहीं, 90 के अंदर पंचायतें, 9th में जो है वो किया गया पंचायतों का पंचायतें। और 90 के अंदर 2 हिस्से बाद में जोड़े गए। कौन कौन से हिस्से, उनको देखते हैं। ए जो है ये है नगर पालिका, और जो बी है उसके अंतर्गत जो शामिल किए गए सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। हो गया। 10वें के अंतर्गत 10वां जो भाग है, इसको हम थोड़ा और इधर ले आते हैं, यहाँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा इधर ले आते हैं, यहाँ तक। तो 10वें के अंदर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यह शामिल हो गए। 11वें के अंतर्गत हमने जो शामिल किया या विषय शामिल किया संघ और राज्यों के संबंध, संघ राज्य संबंध। 12वें के अंतर्गत हमने किया कि वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति और वाद। 13वें के अंतर्गत आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य, वाणिज्य। 14वें के अंतर्गत हमने किया जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं जैसे आईएएस आईपीएस, उसमें। और एक नया हिस्सा बाद में जोड़ा गया, उस हिस्से को कहते हैं अधिकरण या ट्रिब्यूनल, अधिकरण या जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। 15वें में निर्वाचन, 6ठे में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे महिलाएं हैं या ओबीसी आदि, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। 17वें के अंदर हमने राजभाषा, 18वें के अंदर हमने आपात प्रावधान, जैसे आपातकाल लगता है 3 तरीके से, तो आपात प्रावधान। 19वें के अंदर विविध, यानी कि जो किसी विषय के अंतर्गत नहीं आ रहे, इन दिए में उनको शामिल करना। 20वें के अंतर्गत हमने संविधान में संशोधन, यहां लिख देता हूं, 20वें में संविधान संशोधन, ये पॉइंट हो गया। इसवें के 21वां जो है उसके अंतर्गत हमने कर दिया कि अस्थायी और संक्रांतिक और विशेष प्रावधान, जैसे संक्रांतिक, अस्थायी और विशेष प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 370 है विशेष प्रावधान। और ये हो गया संक्षिप्त पाठ और हिंदी में संक्षिप्त पाठ संविधान।
ये हो गए हमारे संविधान के अंदर, सॉरी 22, ये 22 हो गया। तो इसका मतलब है जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। परंतु फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, एक तो हमने इसको हटा दिया, तो 22 में से 1 माइनस कर दो तो बचे 21। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कुछ हिस्से और उसके अंदर जोड़ दिए। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। तो यदि 21 में मैं 4 जोड़ दूं तो हो गए 25। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान के 22 भाग थे। अब संख्या तो 22 ही लिखी हुई मिलेगी इस तरीके की, लेकिन यदि हम गिनेंगे तो बैठेंगे 25। तो अब संविधान के अंदर कुल मिलाकर 25 भाग हैं। तो इसको इस तरीके से हम लिख देंगे ताकि आप यहां पर याद कर सको। तो संविधान के लागू होने पर 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान के संविधान के 25 भाग, ये ध्यान रखना है। अगर वो वर्ड जरूर देख लेना, यदि वो कहे संविधान के लागू होने पर और वर्तमान में, तब आपको इसका अंतर जरूर पता होना चाहिए। तो ये वाला ऐसे हिस्सा याद रखना। और संविधान के अंदर अनुसूचियां, शेड्यूल, अनुसूचियां जिनको शेड्यूल कहते हैं, जिनकी चर्चा आगे होगी। शेड्यूल तो 26 जनवरी 1950 को संख्या 8 थी, संख्या 8, और वर्तमान में संख्या बढ़कर होगी है 12, संख्या 12। अनुच्छेद, आर्टिकल जो कहलाते हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल्स, जिन्हें सेक्शन भी कह सकते हैं, आर्टिकल्स, 26 जनवरी 1950 को इनकी संख्या थी संख्या 395। वर्तमान में ये बढ़कर वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर, निश्चित नहीं है, कहीं पर कहीं इन्होंने उल्लेख नहीं कर रखा है, लेकिन ये 448 हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से संविधान के अंदर जो विभिन्न बदलाव आए उनकी चर्चा हो गई। अब देखते हैं क्या बचा है हमारा, ये वाला। अब देखिए इसके बाद आ गया समितियां। तो संविधान का काम जो था वो बहुत ही जटिल था। तो उस काम को पूर्ण करने के लिए हमारी संविधान सभा ने कुल 22 समितियों का गठन करा, जिसमें से जो 8 समितियां थी वह तो प्रमुख समितियां कहलाती हैं, और जो बाकी बची हुई थी यानी कि 14 समितियां जो हैं वह जो 8 समितियां थी वह प्रमुख समितियां थी, और जो बाकी बची हुई थी वह सारी समितियां जो हैं वह कहलाती थी लघु समितियां। तो कौन कौन सी समिति का प्रमुख क्या कार्य था वह देख लेते हैं। एग्जामों में क्या क्वेश्चन आएगा, 1 लाइनर आएगा, निम्न में से कौन सी समिति किससे संबंधित थी। तो समितियों को 2 भागों में बांटा गया। तो पहले तो मैं समितियां कर देता हूं, वर्गीकरण। समितियां कुल 22 थी। वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से था, एक तो लघु, एक थी प्रमुख,
तो जो प्रमुख समितियां थी वह कुल मिलाकर 8 थी और जो बाकी समितियां थी वह 14 थी। दूसरा वर्गीकरण क्या था? इनके कार्य के आधार पर, यानी कि कुछ तो संबंधित थी कि किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाए विभिन्न कार्य को संचालित करने के लिए, और कुछ जो थी समितियां वो विषय से जुड़ी हुई थी कि विषय क्या होगा, जैसे रियासत समिति का गठन कर दिया गया, उनसे संबंधित थी। तो इस तरीके से 2 भागों के अंदर इनको वर्गीकृत हम कर सकते हैं मोटे तौर पर। अब देखते हैं कौन सी समिति का क्या क्या कार्य था। तो यहां पर हम लिख देते हैं समिति, ठीक है, यहां पर समिति हो गया और एक तरफ लिख देते हैं उसके अध्यक्ष। तो क्योंकि मेन जो है वो तो समिति का नाम ही बड़ा रहता है, तो इसीलिए उसको बड़ा रखेंगे हम, और जो उनके नाम है उसको हम छोटा भी रख सकते हैं। इस तरीके से करते हैं। ये समिति हो गई और इसको भी सीधा उसी से करते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं उनके बारे में। जो अब सबसे पहले जो है उसके यहाँ पर लिख देते हैं अध्यक्ष। ऐसे ही रखते हैं। अब देखते हैं पहले जो समिति थी। अब पहले प्रमुख समितियां ले लेते हैं। तो शुरुआत में ये सारी जो समितियां हम करेंगे इनको हम कहेंगे मेजर या प्रमुख जो समितियां। पहली वाली जो है ये है कार्यविधि। कार्यविधि यानी कि प्रोसीजर कैसे अपनाया जाए उससे संबंधित। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि किस तरीके से संचालन किया जाएगा संविधान सभा के विभिन्न कार्यों का। दूसरी जो समिति थी उसे कहते हैं संघ शक्ति, यानी कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उससे जुड़ा हुआ मामला। उसके अंतर्गत है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तीसरी जो थी वह थी प्रांतीय संविधान। प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वह थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। चौथी जो समिति थी वो परिचालन, प्रोसीजर, परिचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक तो हम जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, तो डॉक्टर BR अंबेडकर। जो छठी कमेटी थी वो थी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों, यानी कि जो मुख्य धारा से दूर हैं, बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति।
इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना है। तो 6 समितियां होगी। 8वीं जो कमेटी है वह होगी राज्य समिति। इसका उद्देश्य था रियासतों का एकीकरण। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद था संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तो होगी 8 को आप लोगों को अवश्य याद रखना है। और इन 8 में से जितने भी अध्यक्ष हैं सारे याद करने हैं आपको। इसके बाद जो अन्य समितियां हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूं और उनमें कौन कौन से अध्यक्ष थे वो भी देखते हैं। तो जो अब है लघु समितियों का उल्लेख। तो जो लघु समितियां हैं उनमें कौन कौन सी है उसमें देखते हैं। सबसे पहले संविधान कार्य संबंधी समिति। और इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं क्योंकि इसकी एकदम आवश्यकता नहीं हो रही। संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, जो हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने और जो संविधान सभा की जो विधायी कार्य होते थे उसकी अध्यक्षता भी यही करते थे। संविधान कार्य संबंधी। इसके बाद है नागरिकता की तदर्थ समिति की। तदर्थ का मतलब एडहोक, टेम्परेरी, तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वह थे एस वरदाचारी। और यही अध्यक्ष थे एक और समिति के जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति। उसके अध्यक्ष भी एस वरदाचारी। फिर है प्रेस दीर्घा समिति। इसमें एक महिला मुखिया थी उषा नाथ सेन। फिर थी साख समिति यानी कि क्रेडेंशियल्स साख समिति। अगली है कार्यक्रम यानी कि कार्य किस क्रम से होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, वो समिति। अगला हो गया हमारा वित्त और कर्मचारी। इसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हो गया अगली मुख्य आयुक्त संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष थे पत्ताभी सीतारामैया। सदन समिति के अध्यक्ष भी यही थे। सदन समिति बनी, उसके अध्यक्ष भी पत्ताभी सीतारामैया। इसके अलावा है वित्त प्रावधान विशेषज्ञ। तो यहां भी ये ध्यान रखना है 2 समितियां ऐसी थी जिसकी अध्यक्ष जो है महिलाएं थी। ये है नलिनी सरकार। तो एक तो है
प्रेस दीर्घा समिति जिसके अध्यक्ष मैंने आपको ऊपर लिखा है उषा नाथ सेन, और एक जो है वह है वित्त प्रावधान विशेषज्ञ समिति जिसकी अध्यक्ष नलिनी सरकार थी। इसके अलावा भाषाई प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष एस के धर, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें से एक योजना को इनके द्वारा तैयार किया था। इनका नाम दोबारा पढ़ेंगे। फिर लास्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये लिस्ट बना लेना कि भाई कौन कौन से तो ऐसे हैं जिन समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन से जवाहरलाल नेहरू थे, कौन से में वल्लभ भाई पटेल थे। सीतारमैया इनका नाम भी आता है, तो हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे। यही प्रत्याशी थे जिनका समर्थन मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे थे, और इन्हीं को पराजित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो उनका नाम फिर भी उसके अंदर भी आएगा। इस तरीके से जो हमारी संविधान सभा थी उसके जितने भी हमारे महत्वपूर्ण विषय थे वह सारे अब कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहती है मेरी हर वीडियो में कि आप लोगों को यदि ये पसंद आते हैं पूरे कंटेंट और पढ़ाई भी समझ में आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और लाइक जरूर करा करें। जो नया संस्करण होगा मेरी किताब का 9 संस्करण मार्केट में आ चुके हैं। अब कोई उपलब्ध नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से कोई नया संस्करण लॉन्च नहीं हुआ। तो वह जनवरी 2026 में मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी और प्लस हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी मिलेगा।